नोट का एक सिंपल सा पर्पज होता है। पर्पज ये होता है कि मेरे पास जो भी बल्कि बुक्स हैं, वो बल्कि बुक्स जाके मेरे छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएँ। अगर आप इन बुक्स से उठा के वैसे ही नोट्स बना लोगे या मेरे जो मैंने नोट्स दिए, उनसे डिट्टो ही कॉपी कर दोगे, तो वैसे नोट्स बनाने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ब्रॉड डेफिनिशन लिखनी है। आपके कुछ टेक्निकल वर्ड्स हों, जो हमेशा आप इंट्रोडक्शन जब लिखोगे उस क्वेश्चन का, आपके पास होने ही चाहिए। अगर आप सिंपल सी उन्हीं बातों को घुमा-घुमा के लिखते रहोगे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई हज़ारों कॉपियाँ हैं। आप कोई अलग से ईद के चाँद तो हो नहीं कि आपको एग्ज़ामिनर अच्छे मार्क्स दे देगा, बाकी सबको बेकार दे देगा। हाँ, आप अगर एफर्ट डालते, डेफिनिटली आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो जब आपका एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि नाउ-ए-डेज़ साइक्लोन इन अरेबियन सी आर इंक्रीजिंग, एटलीस्ट आप डेटा की फॉर्म में प्रेज़ेंट कर पाओगे, इंक्रीजिंग है पर हाईएस्ट नहीं। देखिए बहुत सारे टॉपर से जब मैं बात करता हूँ, तो वो बताते हैं कि मैंने प्रीलिम्स के लिए अलग नोट्स बनाए, मेंस के लिए अलग बनाए। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ ना, तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। हाय एवरीवन, आई एम कपिल भारद्वाज, ज्योग्राफी ऑप्शनल फैकल्टी एट सारथी आईएएस। दोस्तों, हमारे माइंड में एक बहुत कॉमन सा सवाल होता है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, और सवाल ये भी होता है कि बनाने हैं या नहीं। और ये सिर्फ ऑप्शनल के लिए डेडिकेटेड नहीं होगा। इवन अगर आप जनरल स्टडी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको यहाँ से काफी ज्यादा इंस्पिरेशंस मिल जाएंगी, एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि एक्चुअली नोट्स कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पे प्रैक्टिकली एक टॉपिक पे नोट्स बनाएंगे। मतलब अगर मैं आपके प्लेस पे होता और मैं तैयारी कर रहा होता, उस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स मैं कैसे बनाता, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। हर एक पॉइंट को, छोटे से छोटे पॉइंट को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू नो कि कैसे नोट्स को बनाया जाता है। सबसे पहला सवाल कि नोट्स बनाने हैं या नहीं। क्या जो हमारे पास नोट्स मिलते हैं, जैसे मैं अपने ऑप्शनल में हर एक टॉपिक के ऊपर नोट्स आपको देता हूँ, क्या वही पढ़ने हैं? मैंने खुद से नोट्स नहीं बनाने हैं, और बनाने हैं तो कब बनाने हैं? सबसे पहला सवाल। तो देखो यार, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है कि नोट्स नहीं बनाने। नोट्स बिल्कुल बनाने हैं, और खुद से नोट्स बनाने चाहिए। लेकिन कब बनाने चाहिए? ऑब्वियसली पहली रीडिंग में आप नोट्स नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे पहली रीडिंग में? क्योंकि नोट का एक सिंपल सा पर्पज होता है। पर्पज ये होता है कि मेरे पास जो भी बल्कि बुक्स हैं, वो बल्कि बुक्स जाके मेरे छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएँ। ये छोटे-छोटे पार्ट के अंदर तो कन्वर्जन जब होगा, जब मुझे ये पता लगेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। क्योंकि जब आप पहली रीडिंग देते हो ना, आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा होता है। अगर आप इन बुक्स से उठा के वैसे ही नोट्स बना लोगे या मेरे जो मैंने नोट्स दिए, उनसे डिट्टो ही कॉपी कर दोगे, तो वैसे नोट्स बनाने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। नोट्स आपको तब काम आते हैं, जब आपको जैसे प्रीलिम्स एग्जाम आपका हो गया है और अब आपका मेंस एग्जाम है, आपके पास में 2.5 से 3 महीने ही बचे हुए हैं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर वहां पे आप बल्कि बुक्स को पढ़ना शुरू कर दोगे, तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस, और इवन आप मार्क्स को फेच भी नहीं कर पाओगे। इसलिए उस टाइम पे आपको नोट्स काम आएंगे। और अगर आपने वही बल्कीनेस बना दी, तो ऑब्वियसली वो नोट्स आपके बेकार हो गए, अनदर बुक क्रिएट हो गई है। और फर्स्ट रीडिंग में अगर आप नोट्स बना रहे हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके 100% नोट्स ऐसे ही बनेंगे जो कि इनवैल्यूएबल होंगे, एकदम बेकार हो जाएंगे, आपकी मेहनत खराब जाएगी। आपको, मैं बोलूँगा, कम से कम थर्ड रीडिंग के अंदर नोट्स बनाने हैं। लेकिन फिर पहली और दूसरी रीडिंग कैसी होनी चाहिए, वो भी बता देता हूँ। फर्स्ट रीडिंग तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्लास के साथ में पढ़ रहे होते हो। उस टाइम पे मैं आपकी क्लास में पीवाईक्यूज भी डिस्कस करता हूँ। मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करता हूँ कि फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। जब आप सेकंड रीडिंग दे रहे होंगे, तो उसी हिसाब से आपको ये रिवाइज करना है। हमेशा पीवाईक्यूज को साथ में रख के रिवाइज करना है। ऐसा मत करना कि टॉपिक कवर हो जाएगा, पीवाईक्यूज में बाद में देख लूंगा। नहीं, जब आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो, जब मैंने पीवाईक्यूज आपको दिखाए हैं, तो डेफिनेटली आपको वो पीवाईक्यूज कवर करने ही करने हैं। अब सवाल आता है कि जो थर्ड रीडिंग होगी, उसमें आपको ये पता होगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, कौन-सी इवन ऐसी चीजें हैं जिनको आप टॉपिक के अंदर से भूल जाते हो, बस वहीं से आपको नोट्स बनाने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। हम एग्जांपल लेते हैं एक टॉपिक का नाम होगा साइक्लोन। ठीक है? हम साइक्लोन पे नोट्स बनाना शुरू करते हैं। देखो, जब साइक्लोन पे नोट्स बनाओगे, तो मैं चाहता हूँ कि एक बेसिक सी डेफिनिशन आपके पास में हो। उस बेसिक डेफिनिशन में, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ब्रॉड डेफिनिशन लिखनी है। आपके कुछ टेक्निकल वर्ड्स हों, जो हमेशा आप इंट्रोडक्शन जब लिखोगे उस क्वेश्चन का, आपके पास होने ही चाहिए। क्या होगा? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार। ये लाइन आपको यूज करनी है जब साइक्लोन आप लिख रहे हो, साइक्लोन के बारे में। ठीक है? सवाल एक और भी आएगा इसके बीच में कि क्या प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए अलग-अलग नोट्स बनाने चाहिए? देखिए, बहुत सारे टॉपर से जब मैं बात करता हूं, तो वो बताते हैं कि मैंने प्रीलिम्स के लिए अलग नोट्स बनाए, मेंस के लिए अलग बनाए। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं ना,
तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। जो टॉपिक ओवरलैप कर रहा है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी ऐसे मत लगाओ कि उसको प्रीलिम्स अलग, मेंस अलग और आप बस उसको इकट्ठा करने में लगे हुए हो। इसलिए बेटर है यहीं पे बना लो। आपने ये लिखा कि आपका लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार, उसके आगे पीछे जो भी लाइन आप ऐड कर लोगे, आपका एक इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पे वो तैयार हो गया है। बेसिक सा सिचुएशन आपको ये समझ आ गई है। इसके आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए सर साइक्लोन दो टाइप के होंगे, एक होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा होगा टेम्परेट साइक्लोन। बस आपका काम हो गया। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में पहले ये देखो कि कोई कॉमन चीज है। बिल्कुल है। क्या है कॉमन चीज? है उनकी डायरेक्शन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाओ या सदर्न हेमिस्फीयर में जाओ, डायरेक्शन तो वैसे ही रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है? कोरियोलिस फोर्स से। क्या कोरियोलिस फोर्स टेम्परेट में और ट्रॉपिकल एरिया में चेंज होता है? नहीं, कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है सर नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। इसका मतलब क्या होगा? डायरेक्शन गोना भी ऑलमोस्ट वैसी ही रहेगी। आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है। अब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन पे स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। पहली तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, जैसे कि मुझे पता होना चाहिए कितने डिग्री से कितने डिग्री तक मेरा साइक्लोन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। 5 से 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। कितनी एवरेज स्पीड होती है वो भी मेरे को आइडिया लग गया। ठीक है ना, कि आपका क्या, आपके बेसिकली एवरेज डायमीटर क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, और आपके पास आई वॉल साइड में देखने को मिलती है। ये 3-4 कीवर्ड मैंने देख लिए। अब मैंने कई एक पीवाईक्यूज भी देखे थे और मैंने डिस्कशन में भी पढ़ा था कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मेक्सिको, साउथ चाइना सी, इन सब में साइक्लोन अच्छे खासे आते हैं। तो देखो, कोई भी ज्योग्राफिकल फिनोमेना जब आप पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, लोकेशंस देनी पड़ेंगी। जब लोकेशंस और एग्जांपल्स आप दोगे तो फिर क्या कहा जाएगा? डेफिनेटली आपको एग्जांपल्स में लोकेशंस पता होनी चाहिए। आपको पता है ज्योग्राफी इज एक्चुअली नोन एज साइंस ऑफ लोकेशंस, कि लोकेशंस की साइंस है। लोकेशन की साइंस है तो आप किसी भी इवेंट के बारे में अगर बात कर रहे हो, डेफिनेटली लोकेशंस का बताना जरूरी है। अब सवाल आ जाता है कि क्या कंडीशन होती है साइक्लोन के डेवलपमेंट के लिए? तो अगेन आपके पास तीन कंडीशन है जो प्राइमरीली नीडेड होती हैं। 27 डिग्री वाटर बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए, लो प्रेशर कंडीशन होनी चाहिए और कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। बस यहीं पे ही आप छोटा सा स्टार मार्क कर लोगे कि 0 डिग्री लिखा और आपने उसको कट कर दिया, इसका मतलब है कि इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं बनेंगे। ठीक है। अब आपको ये भी पता लगेगा इंफॉर्मेशन में कि सर जो साइक्लोन बार-बार हम बोल रहे हैं, अगर ट्रॉपिकल एरिया में बनते हैं तो उनको साइक्लोन के नाम से नहीं जानते। तो किस नाम से जानते हैं? हुरिकेन्स यूएसए में बोलते हैं, टाइफून जापान में बोलते हैं, साइक्लोन इंडियन ओशन में और विली-विली ऑस्ट्रेलिया में। ये तो हुई आपकी बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे गैदर करनी है? अपने टेम्परेट साइक्लोन के लिए। अभी देखना कि नोट्स कैसे आपका गेम चेंज कर सकते हैं। ये मैं एनरिचमेंट नहीं मान रहा। अभी मैं आपको सेकंड पार्ट बताने वाला हूं, एंड तक देखना, आपको पता लगेगा कैसे एक बहुत अच्छे बेहतरीन नोट्स बन सकते हैं। टेम्परेट साइक्लोन में आपने इंफॉर्मेशन डाली कि 30 से 60 में होगा, फ्रंटल फॉर्मेशंस के बाद में होगा, कोई आई इसके अंदर होती नहीं है, 6 स्टेजेस इसके अंदर देखने को मिलती है, आपने 6 की 6 स्टेजेस यहाँ पे डाल दी है। ठीक है। नॉर्दर्न पैसिफिक में फिर अगेन लोकेशन है, साइंस ऑफ लोकेशन, तो लोकेशन डालनी जरूरी है। जब आपने साइक्लोन के बारे में लिखा था तो हल्का सा आपने एंटी साइक्लोन के बारे में भी यही बना दिया ताकि आपको वापस से एफर्ट ना डालने पड़े। टोटल अपोजिट कंडीशन है, वहां लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, वो क्लॉकवाइज है सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो। वो लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर होगा, यहाँ कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ डाइवर्जेंस होगा, ऑब्वियसली अपोजिट होगा। अब आता है असली गेम। अब आपके नोट्स का एनरिचमेंट शुरू होता है। मतलब एक टॉपिक पे आपके पास में दो पेज होने चाहिए, मतलब सिंगल पेज होना चाहिए। एक साइड बेसिक इंफॉर्मेशन, दूसरे साइड एनरिचमेंट। अब ये एनरिचमेंट कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आप सिंपल सी उन्हीं बातों को घुमा घुमा के लिखते रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हजारों कॉपियां हैं। आप कोई अलग से ईद के चांद तो हो नहीं कि आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे देगा बाकी सबको बेकार देगा। हाँ, आप अगर एफर्ट डालते डेफिनेटली आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहली चीज, आपके पास में कुछ बेसिक एनालिसिस होने चाहिए जिनको आप कंपैरिजन के तौर पे प्रेजेंट कर सको, जो कि हर कन्वेंशनल कॉपी में नहीं मिलेंगे। जैसे आपने यहाँ पे एक डेटा उठाने की कोशिश की, एक फ्लो चार्ट आपने यहाँ पे देखने की कोशिश की कि मुझे ये तो पता होना चाहिए साइक्लोन कितने कहाँ-कहाँ आते हैं, है ना? तो मुझे यहाँ पे पता लगता है कि सर आपके सदर्न हेमिस्फीयर में टोटल जितने भी साइक्लोन हमारे प्लेनेट पे आ रहे हैं उसका 29% साइक्लोन यहाँ आते हैं। लेकिन नॉर्दर्न के पैसिफिक में वेस्टर्न साइड पे आपके 30% ऑफ टोटल प्लेनेट के साइक्लोन्स आते हैं। इसका मतलब ये है कि यार कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा होगा यहाँ पे, और वो है आपका एल नीना
एंड लानीना जिससे एसोसिएट करता है। तो आपको जब ये ग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा अच्छा इसका इंडिकेशन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो जब आपने ये ग्राफ पढ़ा, ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो उसी में आपको पता लगा कि अगर इंडियन ज्योग्राफी का स्पेसिफिकली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो इंडिया का भी डेटा यहाँ पे बताता है कि आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन है। बे ऑफ बंगाल में 4% साइक्लोन आते हैं, अरेबियन सी में ऑलमोस्ट 2% साइक्लोन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो नाउ डेज इट इज इंक्रीजिंग। तो जब आपका एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि नाउ डेज साइक्लोन इन अरेबियन सी आर इंक्रीजिंग, एटलीस्ट आप डेटा की फॉर्म में प्रेजेंट कर पाओगे इंक्रीजिंग है पर हाईएस्ट नहीं है। समझ रहे हो? इसके बाद में आपने करंट की स्टडी को भी यहाँ पे इनकलकेट करना है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अंदर साइक्लोन सेन्यार देखने को मिला था। स्ट्रेट ऑफ मलक्का में आइडियली साइक्लोन नहीं आते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है 2025 में कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अंदर साइक्लोन हमें देखने को मिला है। इसका मतलब कि अगर आप साइक्लोन वर्सेस क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे होंगे तो आप ये वाला एग्जांपल प्रेजेंट करेंगे। तो आप यहाँ पे मेंशन कर लिया कि अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ भी मेरे पास बातचीत होती है तो डेफिनेटली आई विल प्रेजेंट दिस एज एन एग्जांपल। तो क्या होगा, अब आपने पीवाईक्यूज को यहीं अटैच कर देना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था साइक्लोन और जेट स्ट्रीम्स को मिला के कि साइक्लोन की आई का टेम्परेचर क्या होता है, साइक्लोन में हर एक में आई होती है या नहीं होती है, ये आपने अटैच किया। इसी तरीके से आपने अपने मेंस के क्वेश्चंस को भी अटैच किया यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द एक्सेस टू द डायलेशन इलुसिडेट। एक्सेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेदर कंडीशन एसोसिएटेड विद एंटी साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन के साथ में क्या वेदर कंडीशन, आप देखो यहाँ पे हमने बात की थी ना एंटी साइक्लोन की, और एंटी साइक्लोन की कंडीशंस यहाँ पे पूछी जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको माइंड में रखना है, लेकिन गेम यहाँ खत्म नहीं होता। इस चीज से आपको ये पता लग गया कि मेरा टॉपिक ऐसे प्रिपेयर होगा, मेरे पीवाईक्यू इस तरीके से यहाँ अटैच हैं, इनके लिए मेरे पास इंट्रोडक्शन, कुछ डेटा, कुछ कंडीशंस रेडी हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है कि फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। वो जब आप 3 रीडिंग किसी भी सब्जेक्ट की दे रहे हो, आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस कर रहे हो, 3rd रीडिंग तक आप दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ चुके हो, तो आपको थोड़ा-थोड़ा ये माइंड में आने लग जाएगा कि देखो इस टाइप के क्वेश्चंस तो वहां भी पूछे जा सकते हैं, उनको भी इंटरलेट करना। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन बी इफेक्टिवली यूज्ड अलोंग विद द जीआईएस एंड आरएस टेक्निक लोकेशंस एंड एरियल प्लानिंग के लिए कैसे यूज होंगे? क्या एआई का यूज आपके साइक्लोन की कंडीशंस के अंदर नहीं पूछा जा सकता? देखो मोस्टली यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा कि भाई एआई का और आपके ड्रोन्स का कैसे यूज हो सकता है आपकी एरियल प्लानिंग के दौरान। ठीक है, क्या एआई अगर इतना ज्यादा ट्रेंडिंग है तो क्या उसका साइक्लोन से एसोसिएट करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता? अगर पूछा जा सकता है तो कुछ पॉइंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। जैसे कि आपने यहां पे लिखा कि रैपिड इंटेंसिफिकेशन को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। एआई का यूज करके हम बता सकते हैं कि कितना इंटेंसिफिकेशन हो रहा है। सिमिलरली आपने पॉइंट पूछा कि हाइपर लोकल जो इंपैक्ट है उसको एनालाइज किया जा सकता है, दैट इज रीजनल ज्योग्राफी, है ना? भाई एआई बता सकता है कि किस एरिया में एग्जैक्टली कितना ज्यादा इंपैक्ट आएगा। नेक्स्ट, डिजिटल ट्विन सिमुलेशंस, मतलब हम ये देख सकते हैं कि कोई एरिया के अंदर कितना सिमुलेशंस की पॉसिबिलिटी है, साइक्लोन कितना ज्यादा डेवलप हो सकता है, कितने टाइम में डेवलप हो सकता है। इसके बाद में एआई इवन आपके पास एक रियल टाइम डैमेज जो है उसके लिए डिटेक्शन कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई बार जब डिजास्टर आती है, कोई भी ऐसी अनहोनी होती है ना, फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। उन फेक न्यूज को स्ट्राइक डाउन करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है वेलफेयर स्टेट्स के हिसाब से, वो भी आपका एआई कर सकता है। और फिर हमारे पास एक प्रिडिक्शन जो है वो इवैक्यूएशन के लिए भी बनाया जा सकता है कि अगर इस एरिया में साइक्लोन आता है तो क्या इवैक्यूएशन प्रोग्राम होंगे हमारे, जिससे कि डिजास्टर से मिनिमम लॉस हम देख सके। ये डायमेंशंस आपके होने चाहिए और ये तरीका होना चाहिए जिससे आप अपनी नोट मेकिंग करोगे, और वो 3rd रीडिंग के अंदर ही करोगे। फर्स्ट रीडिंग नोट्स इतने बल्कि बनेंगे, अल्टीमेटली आपको रियलाइज होगा कि वो यूजफुल नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट कि आप रेफर करो इन नोट्स को, इसी तरीके से अपने नोट्स बनाओ और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने रिवीजन को फॉलो करो, क्योंकि नोट्स उस वीक में बहुत ज्यादा काम आते हैं। जब एक वीक रह गया है और कमिंग फ्राइडे आपका पेपर होगा, सैटरडे होगा, संडे होगा, इस टाइम पे बहुत क्रूशियल होता है आपके क्रिस्प नोट्स। सिर्फ वही आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं। मेक सच काइंड ऑफ नोट्स एंड ग्रो योर मार्क्स। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।